मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देखिए, झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से पूर्व सीएम रघुवर दास की वापसी के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है। पॉलिटिक्स में री एंट्री के साथ ही रघुवर दास ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए और हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। रघुवर दास की वापसी के पीछे क्या है बीजेपी की प्लानिंग और रघुवर दास की सक्रिय सियासत में सेकंड पारी से कितना फायदा होगा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। धूल नगाड़ा, धूम धड़ाका और आतिशबाजी। ये तस्वीर झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय की है, जहां शुक्रवार का दिन किसी जश्न से कम नहीं रहा। झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने राजनीति में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और एक बार फिर सक्रिय सियासत में बीजेपी में वापसी की। लौटकर ऐसा लग रहा जैसे मां के आंचल तले वापस आया। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, पर संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। एक्टिव पॉलिटिक्स में री एंट्री के साथ ही रघुवर दास अपने पुराने अंदाज में नजर आए। वी विल बैक सून का भरोसा देकर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। हेमंत सरकार को 5-6 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। अगर वो जनादेश का अपमान करता है, झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को चैन से बैठने हम नहीं देंगे। रघुवर दास के इस आक्रामक तेवर से सर्दी में राज्य की सियासत भी गर्मा गई। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने उसी लहजे में पलटवार किया और कहा कि बीजेपी में कोई आए या कोई जाए, सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 15 साल तक बीजेपी को विपक्ष में ही बैठना है। फिर उन्होंने चप्पईदा को लाया, फिर सीता सोरेन जी को लाया, फिर गीता कोड़ा जी को लाया। सबको इधर से खींच के ले गए और सोचे कि शायद कुछ बात बने। जब बात नहीं बनी तो फिर वो फिर से सोच रहे हैं कि पुराने को ही ट्राई किया जाए। कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही रहेगी, चूंकि जनता ने ये ठान लिया है। बीजेपी में रघुवर दास की भूमिका क्या रहेगी, इस पर अभी पार्टी ने पत्ता नहीं खोला। हालांकि रघुवर दास ने ये साफ कर दिया कि वो पार्टी को फिट एंड फाइटिंग बनाने आए हैं। झारखंड में यही उनका मिशन है। देखना होगा कि रघुवर दास की वापसी से बीजेपी कितना फिट होती है और कितना फाइट कर पाती है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रघुवर दास की बीजेपी में वापसी को लेकर जेएमएम ने निशाना साधा है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह कहा है कि रघुवर दास हेमंत सोरेन के बाउंसर बॉल से घायल होकर भुवनेश्वर चले गए थे और अब राज्य में एक रिटायर्ड खिलाड़ी बीजेपी की पिच पर खेलने आया है। उन्होंने कहा है कि आज के समारोह में साफ दिख रहा था कि बीजेपी के नेताओं में उदासी छाई हुई है। 19 के चुनाव में हेमंत बाबू का एक बाउंसर से बुरी तरह वो चोटिल हुए थे और उसके बाद 23 में उनका भुवनेश्वर में इलाज के लिए उनको भेजा गया था भाजपा नेतृत्व के द्वारा। जो चेहरा था जब वो प्रदेश के चूंकि अध्यक्ष भी हैं, बड़ा नकारात्मक रूप से दिख रहा था। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने रघुवर दास से सकारात्मक राजनीति करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास जैसे लोग फिर से राजनीति में सक्रिय हुए हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स को नकार देती है। रघुवर दास जैसे लोग फिर से आए हैं, राजनीति में सक्रिय हुए हैं, स्वागत है उनका। काम करें, अच्छा काम करें, सकारात्मक काम करें। हमें नहीं लगता कि नकारात्मक सोच को जनता कभी वजन देती है।
झारखंड में लंबे समय से 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि पर चल रहे विवाद पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार राज्य और केंद्र सरकार के बीच में इस मुद्दे पर इतनी सकारात्मक बातचीत हुई है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ सीएम सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की और बकाये का पूरा ब्यौरा दिया। अब इस मुद्दे पर क्या है केंद्र सरकार का रुख, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड की सियासत में पिछले 6 महीने से 1,36,000 करोड़ की काफी चर्चा हो रही है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के झारखंड दौरे पर एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया। गुरुवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सीएम सोरेन ने 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की, कोयला कंपनियों पर बकाया पैसों का आकलन पेश किया और 1.36 लाख करोड़ के बकाये का आधार बताया। तो उन्होंने माना कि 1,36,000 करोड़ झारखंड सरकार का बकाया है और उन्होंने कहा कि मैं इस पे एक कमेटी बना चुका हूं, अब है कि वो पैसा हमें कब आएगा। सीएम सोरेन की मांग पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मुद्दे के समाधान और बकाये के भुगतान का भरोसा दिया। बैठक में मौजूद कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया और इसकी इकाइयों के अधिकारियों के साथ समाधान पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी हिसाब होगा केंद्र सरकार जरूर पैसे देगी। जो भी पैसे झारखंड को देने का है तो बिल्कुल देंगे। हमारा दृष्टिकोण से जो भी निर्णय होगा उस निर्णय में जो भी निकल के आएगा भारत सरकार तैयार है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और भी कई मुद्दों को उठाया और केंद्रीय मंत्री को सुझाव दिए। सीएम सोरेन ने बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाने की बात कही। कोयला कंपनियां झारखंड में अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र खोलें, कोल ब्लॉक में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और कोल इंडिया का मुख्यालय भी झारखंड में ही लाया जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि मोदी सरकार किसी को नजरअंदाज नहीं करेगी। सबका साथ, सबका विकास पीएम मोदी का नारा है। कोई भी प्रांत को ऐसा हम इधर नजरअंदाज नहीं करते हैं। सभी देश में जो भी पार्टी सत्ता में हो, मगर जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानते हैं। प्रधानमंत्री जी सबका सेवा करने के लिए, सबके साथ सबका विकास के नाते काम करने को तैयार है। काफी लंबे समय तक रस्साकशी के बाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे पर इतनी सकारात्मक बातचीत हो पाई। इसे लेकर कमेटी भी गठित कर दी गई है। देखना होगा कि केंद्र सरकार कब तक और कितनी राशि हेमंत सरकार को मुहैया कराती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार में खुलेआम पुलिस संरक्षण में बालू की लूट हो रही है और इस पर सरकार मौन है। वो पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में बीजेपी के सदस्यता अभियान सत्र की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में डेमोग्राफी का बदलना चिंता की बात है। चुप के लोग ले जाते हैं। यहाँ तो खुलेआम दिन रात ट्रक से बड़े बड़े हाईवा से लोग निकालते हैं और वो भी पुलिस के संरक्षण में लोग निकालते हैं और उसमें से हेमंत सोरेन के लोग पूरी तरह से उसमें जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हमने बार बार या हम लोगों ने मांग की है कि भाई सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए और इसका पता लगाने चाहिए कि आखिर किन कारणों से आदिवासियों की पॉपुलेशन में इतनी गिरावट आई। बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां पर अलकायदा के संदिग्ध आतंकी शाहबाज अंसारी को चित्री अंबा टोली गांव से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बताया यह जा रहा है कि एनआईए, एटीएस झारखंड और स्पेशल सेल दिल्ली ने आरोपी शाहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश किया गया उसे। इसके बाद देखिए दिल्ली पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लेकर जाएगी। भारत में देशद्रोह और गंभीर आतंकी साजिश रचने को लेकर दिल्ली पुलिस ने झारखंड, दिल्ली और राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की थी। झारखंड पुलिस को एटीएस ने अलकायदा इन इंडियन सब कोऑर्डिनेट के साथ
के 8 संदिग्धों को देखिए गिरफ्तार किया था। आपको बताते चलें कि राजस्थान में ट्रेनिंग ले रहे 6 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अधिकांश झारखंड के रहने वाले हैं। और मामले में शहबाज अंसारी फरार चल रहा था। तो अलकायदा से जुड़ा है शहबाज। अब देखिए देश के दुश्मन जो है वो बच नहीं पाएंगे, चूंकि कार्रवाई हो रही है। एनआईए और एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चितरी अंबाटोली से गिरफ्तारी हुई है और इसीलिए कहा जा रहा है अब देश के दुश्मन बचेंगे नहीं। सब पर बताते चले आपको, जितने लोग संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। राजस्थान से भी 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। राजस्थान से भी ये भी खबर मिल रही है। और आपको बताते चलें इस मामले में शहबाज भी फरार चल रहा था। तो रांची के चान्हो का रहने वाला है शहबाज, जो कि काफी समय से फरार चल रहा था और अब गिरफ्तारी हो गई है। तो फरार शहबाज की तलाश काफी समय से जारी थी और बता दें आपको दिल्ली ले जाने की तैयारी है। और बड़ी खबर गुमला से, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। हरिना खाड़ और कुटमा जाने वाले रास्ते पर नक्सलियों ने यह बम प्लांट किया था। सीमा सुरक्षा बल की 32वीं बटालियन और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने आईईडी को सतर्कता के साथ में डिफ्यूज कर दिया है। बम डिफ्यूज करने से पहले पूरे इलाके में एसएसबी जवानों ने सर्च अभियान भी चलाया। देखिए बता दें आपको, इस इलाके में कई जगहों पर भाकपा माओवादियों ने आईईडी बम प्लांट किया, जिसे लगातार बरामद किया जा रहा है। लोहरदगा से खबर मिल रही है। लोहरदगा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का यह मामला। लोहरदगा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी इंद्र उरांव को मौत की सजा सुनाई गई है। साल 2022 में दर्ज हुआ था यह मामला। देखिए जस्टिस अखिलेश तिवारी का फैसला है। 14 साल में दूसरी बार फांसी की सजा सुनाई गई है। तो एक ऐतिहासिक फैसला लोहरदगा कोर्ट ने सुनाया है। आरोपी इंद्र उरांव को फांसी की सजा सुनाई गई है। बताते चलें आपको, साल 2022 का ये मामला है और जस्टिस अखिलेश तिवारी ने फैसला सुनाया है। 14 साल में दूसरी बार फांसी की सजा सुनाई गई है। उसने कि चलो जाकर के मिठाई खा लो, बिस्किट खा लो, और पीड़िता को अपने साथ लेकर के वो बोला कि चलो घुमाते हैं। पूछताछ हुआ तब उसने कन्फेस किया सभी गांव वालों के सामने कि मैंने उसको मार करके एक शौचालय के पास उसके लाश को रख दिया है और उसको बोरा से ढक दिया है। उसके इस बताने पर गांव वाले लोग सब घटनास्थल पे पहुंचे और उस बच्ची की पीड़िता की लाश को वहां से देखे, बरामद किया। धनबाद में देखिए मधुबन के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। लोगों के बीच दहशत का माहौल है। घटना के दूसरे दिन आईजी, डीआईजी और एसएसपी हिलटॉप आउटसोर्सिंग घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर बम स्क्वाड, एफएसएल टीम भी मौजूद रही। पुलिस की टीम ने झाड़ियों में सर्च अभियान चलाया और मौके से जिंदा बम के अवशेष, कारतूस, तीर, तलवार के साथ साथ ईंट पत्थर बरामद किए गए। आईजी ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना में जो प्रदर्शन मिला है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। एफएसएल टीम इधर आई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी आया है। कई जगह पर सुतली बम भी मिला है, लाइव बम भी इधर बरामद हुआ है। कुछ काली कोका भी है, उसको कार्रवाई किया जा रहा है। हमारा ये है कि एक बार तीनों जगह पर जहाँ जहाँ घटना हुआ है उसको एक बार अवलोकन करना है, उसके अनुसार फिर आगे के लिए अनुसंधान होगा। हम लोगों की जमीन, ग्रामीणों की जमीन है और कुछ दंगाइयों ने और कुछ ये कारू यादव का मिली भगत का और जीएम का मिली भगत से हम लोग का जमीन एक्वायर कर रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पर, अवैध उद्घाटन करने के नाम पर। कौन गोली मारा? राजू मिश्रा। राजू मिश्रा, अच्छा, गोंडिया का रहने वाला। हिलटॉप आउटसोर्सिंग में कल बमबाजी और गोलीबारी की घटना की जांच पुलिस टीम तेज कर दी है। आईजी, डीआईजी, एसएसपी सभी घटनास्थल की जांच कर रहे हैं और अभी सीनीडी आंसू के सांसद के कार्यालय जहां करगी उपद्रवी ने आग लगा दिया तो उस स्थल की भी जांच की है। इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग एसएसपी के साथ साथ आईजी एस माइकल राज भी कर रहे हैं और लगातार इस मामले में जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। कल अगर बात की जाए हिलटॉप आउटसोर्सिंग परिसर मधुबन थाना क्षेत्र की, तो वह पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील था और इसमें एसडीपीओ बागमारा भी घायल हुए हैं। वहीं अब इन दोनों ही क्षेत्रों में पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है
और साथ ही साथ जिन उपद्रवियों ने इस मामले को कृत किया, लगातार उन लोगों को छापेमारी में गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस का रवैया काफी सख्त दिख रहा है और यही कारण है कि आईजी, डीआईजी और एसएसपी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। जामताड़ा के पांडेडी मिडिल स्कूल में बच्चे असुरक्षा के बीच पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल कैंपस में जहां दिन भर आवारा पशु घूमते रहते हैं तो शाम ढलते ही बदमाशों का अड्डा बन जाता है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने आम लोगों से स्कूल की पवित्रता बनाए रखने की भी गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। कहीं बियर की बोतल, कहीं शराब की बोतल, कहीं गुटखे का रैपर तो कहीं सिगरेट के टुकड़े। आप सोच रहे होंगे कि किसी फील्ड में आप घूम रहे हैं, लेकिन ये नजारा है जामताड़ा के पांडेडी मध्य विद्यालय के कैंपस का। दरअसल स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है और ऐसे में स्कूल कैंपस और क्लासरूम शाम ढलते ही बदमाशों का अड्डा बन जाता है। इतना ही नहीं, दिन में बच्चे और टीचर खुले में घूम रहे आवारा पशुओं से भी परेशान रहते हैं। बाउंड्री नहीं रहने से कुछ असामाजिक तत्व जो यहाँ आके रात को बैठ के दारू पीते हैं या फिर गाय और बकरी दिन में ये सब आकर के यहाँ गंदगी फैलाते हैं, खासकर बरसात के दिनों में। असुरक्षित है। स्कूल की ओर से विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक स्कूल की बाउंड्री नहीं बन सकी है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने लोगों से बदमाशों पर लगाम लगाने की अपील की है ताकि स्कूल का महत्व बना रहे। ग्रामीणों से अनुरोध करें कि आप ही का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, आप ही का बच्चा यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। आप लोग भी सहयोग कीजिए, ग्रामीण लोग भी सहयोग कीजिए कि इस तरह का सामाजिक तत्व हमारा विद्यालय परिसर में। इस संदर्भ में हम लोग एसपी सर को एक लेटर देंगे कि जो भी टाउन के स्कूल है वहाँ पे कम से कम नियमित समय अंतराल पे मतलब पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। बच्चे स्कूल आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एक सभ्य नागरिक बनने के लिए, लेकिन कुछ शरारती तत्वों की करतूत से शिक्षा के मंदिर की पवित्रता भंग होती है। साथ ही इसका बच्चों पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। जरूरत है पांडेडी गांव के लोगों की ओर से खुद पहल करने की, ताकि स्कूल सही मायने में स्कूल बना रह सके। न्यूज 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के सामने स्थानीय और नियोजन नीति का निर्धारण चुनौती रहेगी। राज्य की राजनीति में लंबे समय से 1932 आधारित खतियान और नियोजन नीति का मुद्दा हावी है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस मामले में लगातार हेमंत सोरेन सरकार को घेरने और आईना दिखाने में लगी है, तो वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस का ये मानना है कि राज्य में नियोजन नीति को लेकर कुछ न कुछ कट ऑफ डेट रखना ही होगा। 19 की चुनाव से पहले इन लोगों ने गला फाड़ फाड़ के बोला था कि हमारी सरकार यदि झारखंड में बनती है तो पहला कैबिनेट में 1932 का खतियान लाने का काम करेंगे। लेकिन आज 6ठा वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन दूर दूर तक 1932 का खतियान दिखाई नहीं पड़ता है। इनकी आदत है कि भारतीय जनता पार्टी में दोष मढ़ करके अपना पल्ला झाड़ लेना, जनता को गुमराह करना। तो गठबंधन की सरकार पिछली बार इस चीज़ को प्रयास किया था, जब तक यहाँ के नियोजन नीति पर कुछ कटअप नहीं रहेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, मैं भी इसी माटी का रहने वाला इस यहाँ के मूलवासी हूँ, कि कुछ ना कुछ तो कटअप लगाना होगा। या तो हमारा आप 10-12 को मान ले, 10th क्लास का मार्कशीट को मान ले। पिछली बार था लेकिन वो तो अमान्य हो गया। नहीं था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि एचएमपी वायरस को लेकर सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने झारखंड के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव जल्द दिखने का भी भरोसा दिलाया है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक नया वायरस अभी है एचएमपी वायरस, जो कि चाइना से इसकी शुरुआत हुई है। और आपको बताते चलें कि लोग डरे ना, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार है और इससे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इंडिया में हमको लगता है 2-3 केसेस आए हैं, झारखंड में इनका कोई केस नहीं है। लोगों से कहूँगा कि तुम निडर रहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये बीमारी से कोई खतरा नहीं है। और जब अलर्ट आएगा, आदेश आएगा सेंट्रल का, केंद्र से जब गाइडलाइन आएगा तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। निश्चित तौर पर झारखंड वासियों को एक स्वास्थ्य मंत्री, एक डॉक्टर मिला है, तो यहाँ के लोगों की जवाबदेही मेरी है।
इलाज की जवाबदेही मेरी है और स्वस्थ रखने की जवाबदेही मेरी है। तो एक चुनौती है, इसको मैंने स्वीकार किया है और निश्चित तौर पर आपको झारखंड में बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है, अब देखते रहिए न्यूज़ 18।